हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जे ओ ए वॉरियर्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ में हम एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उनकी दो मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम लगभग आपके मान के चलें कि 150 के लगभग एमसीक्यू को हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है एमएस एक्सेल के ऊपर। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट शुरू किया जाएगा। आज की वीडियो में हम लगभग 130 डायरेक्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दी जाएगी उससे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो निकलेगी, तो उसको मिलाकर 150 के लगभग क्वेश्चन जो हैं आज निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल 250 से 300 के लगभग क्वेश्चन आपको करवा चुके होंगे हम इस चैनल के ऊपर एम एस एक्सेल से रिगार्डिंग, और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बेसिकली ख़ास तौर से यूट्यूब के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कि पेपर स्टे हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो ऐसी खबरों के चपेटे में आप नहीं आइए। जब तक कमीशन की तरफ से कुछ नहीं आता, कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आता, तब तक जो है इन बातों का कोई रेलिवेंस नहीं रहता। ये सब व्यूज़ पाने के एक धंधे बनते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लिक बेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पा सकें। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि एस्पिरेंट की या जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी 1 या 1.5 मिनट की वीडियो का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब के बहकावे में मत आइएगा, अपनी सूझबूझ से काम लीजिएगा। अभी खाली है वो केस लगा है, इसके ऊपर कोई स्टे नहीं हुआ है 939 के ऊपर, तो रिलैक्स हो जाइएगा आप, घबराने की कोई बात नहीं है। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो ये रहता है आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बाय डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इस जो हमारी सेल के अंदर होता है उसमें जो हम कंटेंट डालते हैं उसका अलाइनमेंट क्या रहता है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमें ये 2 बारी क्वेश्चन रिपीट होने को मिला है। 417 की बात की जाए, 939 की बात की जाए, तो इसमें अगर हम बात करें, अगर कोई हमारा सेल होता है, ठीक है जी, हमारा कोई सपोज कीजिए कोई सेल है, तो उसके अंदर जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारे जो होते हैं वो लेफ्ट साइड को अलाइन होते हैं, परंतु जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड को अलाइन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेक्स्ट अलाइंड, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर्स राइट अलाइंड, कुछ इस तरीके से हमारे जो है वो अलाइनमेंट इसकी दी जाती है। परंतु अगर हमने नंबर्स को भी जो है वो लेफ्ट अलाइंड करना हो या लेबल्ड की फॉर्म में लिखना हो, तो हम क्या हुआ अपोस्ट्रोफियस का मार्क लगा देंगे पर्टिकुलर नंबर को लिखने से पहले। तो जब हम अपोस्ट्रोफियस का मार्क करेंगे तो वो नंबर भी जो है हमारा वो लेफ्ट अलाइन और एज अ लेबल की फॉर्म में हमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ऑटोसम। ऑटोसम का हमारे पास पर्पज क्या रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आता है कि डिस्प्ले द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल डायरेक्टली बिफोर द सिलेक्टेड सेल। तो इसमें क्या करता है कि जब हमने कोई रेंज सपोज कीजिए सेल की सिलेक्ट की है, तो उसमें हम वो ऑटो सम का ऑप्शन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उन सेल के जो हमारी रेंज होती है सेल की, उनका जो सम होता है, टोटल होता है, उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल डायरेक्टली बिफोर द सिलेक्टेड सेल। तो पर्टिकुलर एक रेंज हमारे पास दी जाती है, उस रेंज का वो सम ऑलरेडी निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू क्रिएट अ चार्ट। अगर हमने चार्ट को क्रिएट करना तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो चार्ट को अगर हमने क्रिएट करना तो F11 जो हमारे पास की होती है उस की से हम जो है वो एम एस एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट का ऑप्शन एक आता है, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जाकर भी हम जो वो चार्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश टैब यू विल फाउंड ऑटो सम बटन। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ऑटो सम बटन तो हमें मिल गया है कि उसका उपयोग क्या होता है, पर हमें ये बताने कि किस टैब के अंदर जो है वो ऑटो सम बटन दिया जाएगा। फॉर्मेटिंग टैब, फार्मूलाज टैब, स्टैंडर्ड टैब या फिर क्लिपबोर्ड टैब। जो ऑटो सम का बटन है वो हमारा फार्मूलाज जो टैब होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। वैसे अगर बात की जाए रिबन जो होता है, रिबन के अंदर भी जो है हमें वो लेफ्ट साइड में सेकंड या लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो ऑटो सम का होता है सबमिट टॉप में। पर अगर टैब की बात की जाए तो फॉर्मूलाज टैब के अंदर हमें जो है वो ऑटो सम का बटन देखने को मिलता है, या ऑटो सम जो फंक्शन है वो देखने को मिलता है। अब एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए जब हम फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर जाते हैं, फॉर्मूला के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो फर्स्ट इंसर्ट फंक्शन के पास जाकर ऑटो सम का फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद रिसेंटली यूज्ड मिलेंगे, और फाइनेंशियल का फाइनेंशियल जो हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको फंक्शन आ जाता है वो भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल के अंदर ही हमें जो है वो आपके पास जो होता है डिस्काउंट वाले फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमें लॉजिकल भी मिल जाते हैं, ठीक है जी, टेक्स्ट भी मिल जाते हैं, डेट एंड टाइम भी देखने को मिल जाता है। तो फॉर्मूलाज के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद ऑटोसम का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। अगर हमने सर्च बॉक्स है उसको हमने उभारना है, पॉपअप करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होगी? तो सर्च बॉक्स के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट के साथ जब हम F5 को क्लिक करेंगे तो उसके साथ हमारा जो है वो सर्च बॉक्स का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन अ सेल इट ऑल्सो अपीयर्ड इन। जब हम किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को डालते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट कहाँ पर हमें दिखता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात, फॉर्मूला बार जो होता है उसके अंदर हमारा वो टेक्स्ट दिखेगा। एक तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर तो कंटेंट होगा ही, टेक्स्ट होगा ही, परंतु इसके साथ साथ जो है हमारा वो, अगर हम फॉर्मूला बार हमारा होगा उसके अंदर भी हमारा जो है वो टेक्स्ट की वैल्यू दिखाई देती है या सेल की वैल्यू दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन A3 सेल एडिट A1 प्लस A2 रेफर्स टू। A3 के अंदर हमें क्या करना है कि A3 के अंदर हमने A1 प्लस A2 की वैल्यूज डालनी है, तो हमारे पास क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा एडिशन ऑफ A1 एंड A2 विल डिस्प्ले इन A3। तो जो A1 और A2 का एडिशन है वो हमारा जो है वो A3 सेल के अंदर हमें फ्लक्चुएट होगा या फिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मूव्स टू द प्रीवियस सेल इन अ वर्कशीट और द प्रीवियस ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स। अब हमने किसी वर्कशीट के प्रीवियस सेल पर जाना है या प्रीवियस ऑप्शन पर जाना है, प्रीवियस डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? देखिए, जब हम टैब दबाएंगे तो टैब से क्या होगा कि हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे या फिर नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, परंतु जब हम शिफ्ट के साथ टैब का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम प्रीवियस या फिर बैकवर्ड पोजिशन में जो है मूव करना शुरू कर देंगे। सिंपल टैब जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, परंतु शिफ्ट के साथ जब हम टैग का उपयोग करेंगे तो हम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद द लेजेंड्स। लेजेंड्स के साथ कौन सी टर्म हमारी रिलेट होती है? तो चार्ट जो होता है, चार्ट का ही एक फॉर्म हमें लेजेंड देखने को मिल जाता है। एक बारी देख लेते हैं कि भैया लेजेंड होता क्या आखिरकार। तो ऐड लेजेंड्स की अगर बात की जाए MS एक्सेल के अंदर तो डिज़ाइन के अंदर हम जाना पसंद करेंगे, उसके बाद ऐड चार्ट एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा और ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर जो है वो लेजेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब लेजेंड क्या है कि नन, मतलब नन का मतलब क्या है कि जो चार्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें शो नहीं करनी है। राइट का ऑप्शन आ जाएगा तो चार्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो राइट साइड में शो होगी, जैसे कि यहाँ पर ये हो रहा है। उसके बाद टॉप के ऑप्शन की बात आएगी, जो चार्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से ऊपर शो होगी, लेफ्ट में यहाँ शो हो जाएगी, और बॉटम में है जो चार्ट के नीचे शो हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो लेजेंड का मतलब क्या होता है कि चार्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे लेजेंड कहा जाता है, और वो हमारी कहाँ पे 4 पोजीशन में सेटअप हो सकती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट आर कॉमनली बी यूज टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट हमारी होती है, उसका उपयोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेल डाटा शीट। एक्सेल डाटा शीट से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका उपयोग रिजल्ट को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है? तो फॉर्मूलाज का उपयोग भी हम करते हैं और फंक्शन का उपयोग भी हम करते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो हम मैनुअली लगाना पड़ता है, जो फंक्शन होते हैं वो जो हैं वो पहले से ही इंसर्ट होते हैं, जब हमें उसके ऊपर एक क्लिक करके उन्हें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम्स होल्ड डाउन डैश वाइल यू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम। जब हमने सपोज कीजिए कोई ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करना है जो आपस में नॉन एडजेसेंट हो। नॉन एडजेसेंट का मतलब जो आपस में एक दूसरे के साथ संलिप्त ना हो या एक दूसरे साथ इकट्ठे ना हो। नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होगा कि एक ये कॉलम हो गया, ठीक है जी, नॉन एडजेसेंट का मतलब है एक ये कॉलम हो गया और उसके साथ एक दूसरा कॉलम हो गया और फिर ये कॉलम होगा। तो अगर हमने इन तीनों कॉलम को जो है आपस में होल्ड करके रखना है या फिर इंसर्ट करना है या फिर एक दूसरे के साथ जो है हमने वो लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि कंट्रोल दबाएंगे और होल्ड के साथ इन्हें होल्ड प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ होल्ड करेंगे, तो ये जो तीनों कॉलम है ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो कंट्रोल का उपयोग करेंगे हम, अगर हम नॉन एडजेसेंट सेल को जो है वो क्या करना है कि होल्ड करना है या इंसर्ट करना है नॉन एडजेसेंट सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि प्रेस डैश टू क्लोज एन ओपन मीनू और सब मीनू डायलॉग बॉक्स और मैसेज विंडो। अगर हमारे पास कोई मैसेज विंडो है या आपके पास कोई सब मेनू बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, और आपके पास कोई भी मेनू बॉक्स खुलता है, तो उसे क्लोज करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात की जाए एस्केप ऑप्शन जो होता है, अब सपोज कीजिए आपने कोई विंडो खोल लिया है, कोई ऑप्शन खोल लिया है, कोई मेनू खोल लिया है, मैसेज विंडो खुल रही है, तो अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप एस्केप बटन का उपयोग करोगे। एस्केप बटन जब आप दबाओगे तो वो जो है विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विसी कैल्सी इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। जो विसी कैल्सी प्रोग्राम है, फर्स्ट हमारी स्प्रेडशीट थी, उसे जो है वो डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए, डैन ब्रिकलिन इन 1979। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैन ब्रिकलिन 1979 इन्होंने जो था वो विसी कैल्सी प्रोग्राम को डेवलप किया था।
फाउंडर से रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाकर देखिए। अगर नहीं आपको पता चला तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, वहाँ पर हम जाकर आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि हैश वैल्यू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क रेफर्स टू, जो आपके सामने अगर ये वैल्यू दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि जो आपकी वैल्यू है उसमें एरर आ गया है, एरर इन वैल्यू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की आपको वैल्यू देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है उसमें कोई पर्टिकुलर एरर आ चुका है, इस वजह से आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से शो हो रही है। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर हैश दिया जाए और यहाँ पर 4, 5, 6 और इस तरीके से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? जो आपकी 4, 5, 6 वैल्यू है उसमें कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी कैन क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक इट इज़ कॉल्ड। जब हम किसी सेपरेट वर्कशीट में कोई एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसे जो है वो क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है वो व्यू चार्ट के ऑप्शन से उसे देखा जाएगा। ठीक है, व्यू चार्ट उसे कहा जाएगा। व्यू चार्ट के ऑप्शन से जाके हम उन सेपरेट वर्कशीट के चार्ट को भी जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। जो हमारा डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, आप सभी को पता है कि लोटस 123 के नाम से डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज को जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अ स्प्रेडशीट इज अ शीट विच इज स्प्रेड इन सच अ वे दैट इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू द वेरियस डैश एंड डैश। तो जो स्प्रेडशीट होती है हमारी वो बेसिकली किन चीज़ों में डिवाइडेड होती है? तो वहाँ पर जो होता है वो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? जो हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल जो है वो कॉलम देखने को मिलते हैं। इस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल रो हमें जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज होती है और वर्टिकल जो है वो कॉलम आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं और इनके इंटरसेक्शन को ही सेल कहा जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि प्रेस डैश टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला। अगर हमने एक्सेल फॉर्मूला विंडो को ओपन करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो शिफ्ट प्लस F3 का हम उपयोग करेंगे एक्सेल फॉर्मूला विंडो को ओपन करने के लिए। अब कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग हम MS वर्ड में किसके लिए करते थे? MS वर्ड में भी हम शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया करते थे। तो MS वर्ड में इसका उपयोग किस लिए होता था? कमेंट बॉक्स में आपको जो है मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि विच साइन इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। 3 प्रकार की एड्रेसिंग देखने को मिलती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स। तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के लिए या आप कह सकते हो कि मिक्स एड्रेसिंग भी के लिए भी उसी साइन का उपयोग किया जाता है। तो हमारा होता है डॉलर साइन। डॉलर साइन का उपयोग होता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के लिए। 3 प्रकार की एड्रेसिंग होती है, राम भगवान से याद रखेंगे क्यों इनके भरोसे हमारा एग्जाम रहता है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स। रिलेटिव में किसी भी प्रकार के साइन का उपयोग नहीं होता है। एब्सोल्यूट में हमारी जो रो और कॉलम, या आपकी मान लो कॉलम हो गया, रो कॉलम हो गया और ये आपकी रो हो गया, दोनों फिक्स हो जाएंगे। मिक्स्ड में या तो आपकी रो फिक्स होगी या फिर कॉलम फिक्स होगा। इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेल। जो हमारा ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेल है उसमें हमारे पास कितनी प्रकार की जो रो है वो देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम जाना पसंद करेंगे कि 65536। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका ये ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है कि आपको मुझे ये बताना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैंने तो इसका ऑप्शन नंबर ए बता दिया, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि भाई मेरा जो आंसर बताया गया है वो सही है कि नहीं है, कि इसका ऑप्शन कुछ और तो नहीं हो सकता। तो 65,536 मेरे अकॉर्डिंग है। आपको बताना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो सही ऑप्शन को भी आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं रो कैन हैव मैक्सिमम हाइट। तो जो रो होती है उसकी मैक्सिमम हाइट हमारी 409 होती है, 409 जो है हमारी वो रो की मैक्सिमम हाइट होगी। टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम वर्कशीट, तो रो की बात की जाए तो हमारे पास 10, 48, 576 जो रोज़ होती हैं, 10, 48, 576 रोज़ होती है और 16, 38, 4 हमारे पास कॉलम देखने को मिलते हैं। इस तरीके से याद रखिए कि 10, 48, 576 रो और 16, 38, 4 कॉलम। कॉलम की विड्थ की अगर बात की जाए तो 255 कैरेक्टर कॉलम की विड्थ होती है। पेज ब्रेक अगर देखा जाए तो 10, 26 यानी कि 1026 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेज ब्रेक मिलते हैं और रो की हाइट होती है 409 पॉइंट। तो रो की हाइट 409 पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ रोज 10, 48, 576। कॉलम की बात की जाए 16, 38, 4। कॉलम की विड्थ की बात की जाए 255 कैरेक्टर। पेज ब्रेक कितने यूज़ होते हैं? तो 10, 26 यानी कि 1026। रो की हाइट 409 पॉइंट। इन चीज़ों को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम यूज टू एंटर डाटा। रेक्टेंगुलर ग्रिड को क्या कहा जाता है जिसमें कि डाटा एंटर किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन इन अ स्प्रेडशीट अ डैश इज अ नंबर यू विल इंसर्ट इन अ कैलकुलेशन। एक स्प्रेडशीट के अंदर अगर हम किसी कैलकुलेशन या नंबर को डाल रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? वैल्यू, सेल, फील्ड या लेबल। तो उसे क्या हमेशा जो है वो वैल्यू कहा जाएगा, क्योंकि वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट हमेशा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विच साइन इंडिकेट्स टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या साइन आता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के हम कुछ इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं, परंतु हमें यहाँ दिखाना है कि इस साइन को बोलते क्या है। तो जी हाँ, एस्ट्रिक होता है, इस साइन को कहा जाता है। जरूरी नहीं हो वहाँ पर आपको साइन ही दिया जाए, इस साइन का नाम भी आपको जो है वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो एस्ट्रिक विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है द डैश हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज। वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज को जो है वो डिस्क्राइब करता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। डैश हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज। तो ऑप्शन नंबर डी लेजेंड, जो हमने पहले पढ़ा था। इस तरीके से सपोज कीजिए आपका कोई ग्राफ बन रहा है और यहाँ पर आपने बार चार्ट बनाया है या बार ग्राफ बनाया है, बार चार्ट बनाया है, तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से नीचे लिखी जाती है, उन्हें जो वो लेजेंड कहा जाता है। 4 डायरेक्शन में दी जाती है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो इस तरीके से जो है आपके वो लेजेंड्स का उपयोग किया जाता है। तो लेजेंड विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है कि ऑन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। एक्सेल शीट हमारी होती है, उसमें जो एक्टिव सेल होता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारा जो है वो इंडिकेट किया जाएगा। तो उसे जो डार्क वाइट बॉर्डर के साथ जो है वो इंडिकेट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो है वो एक्टिव सेल है, तो इसका जो बॉर्डर है आपको डार्क वाइट बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। और दूसरी जो आपको देखने को मिलती है, आपको नीचे नॉन एक्टिव सेल देखने को मिल जाता है। तो एक्टिव सेल की पहचान इससे होती है कि इसका जो बॉर्डर होता है वो डार्क कलर का होता है। डार्क वाइट मतलब चौड़ा बॉर्डर होता है और डार्क कलर का बॉर्डर होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि फॉर्मूला बार क्या होता है। फॉर्मूला बार और हमारे जो एक्टिव सेल में दिखा रहा है, तो ये हमारे पास एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल के अंदर क्या है, एक्टिव सेल डिस्प्लेज द फॉर्मूला रिजल्टिंग वैल्यू। मतलब कि जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसके रिजल्ट में हमारे पास आउटपुट क्या हमें मिल रहा है, वो हमारा क्या दिखाएगा, एक्टिव सेल दिखाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला बॉक्स होगा वो हमारा शो करेगा वैल्यू को भी और फॉर्मूला को भी। फॉर्मूला बॉक्स हमारा क्या शो करेगा, फॉर्मूला को भी शो करेगा और वैल्यू को भी शो करेगा जो एक्टिव बॉक्स के अंदर हमने डाली है। और एक्टिव बॉक्स हमारा क्या दिखाएगा, एक्टिव सेल क्या दिखाएगा, जो उस फॉर्मूले का आउटपुट निकल कर आया है वो हमारा एक्टिव सेल दिखाएगा। ये हमारा जो है वो नेम बॉक्स आ जाता है, जिसमें कि सेल का एड्रेस होता है कि किस सेल के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास इसमें से कौन सा देखने को मिलता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा जो है वो ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू का साइन होता है, वो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के हमारा जो है वो कंपैरिजन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ इनमें से एक ऑपरेटर आपको दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द रिजल्ट इज द डैश वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी, तो वो किस तरह की वैल्यू होगी हमारी, लॉजिकल, अर्थमेटिक, एल्गोरिथम या फिर लोगैरिथम। तो हमारी जो है वो लॉजिकल वैल्यू कही जाएगी। अगर कोई वैल्यू है उसका आउटपुट हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो हमारे पास वो एक लॉजिकल वैल्यू के अंदर काउंट होगी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फॉर्मूलाज इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ। जो हमारे फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो हमारे जो है वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर एज वेल एज फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के भी बने होते हैं और उनमें जो है वो फंक्शन का उपयोग भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल सेल विच कैन बी कंटेन इन्फॉर्मेशन। हॉरिजॉन्टल सेल आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए इस तरीके से आपके जो सेल हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, वर्टिकल नहीं पूछा, हॉरिजॉन्टल पूछा। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाएगी तो रोज विल बी राइट वन। अगर यहाँ पर होता है कि व्हाट रेफर्स टू द वर्टिकल सेल विच कैन बी कंटेन इन्फॉर्मेशन, खड़े को यानी कि वर्टिकल सेल पूछा जाता तो कॉलम से ही आंसर होता, परंतु यहाँ हॉरिजॉन्टल पूछा गया है तो हॉरिजॉन्टल के केस में हमेशा जो है वो पड़े को पूछ रहा है कि जो पड़े को है, तो पड़े को हमारी रोज पड़ती हैं, तो रोज विल बी जो है वो राइट वन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट रो हाइट ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल की जो रो होती है उसकी बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। तो रो की अगर हाइट की बाय डिफॉल्ट बात की जाए तो 15 पॉइंट या 15 जो वो बाय डिफॉल्ट हाइट होती है। मैक्सिमम जो है वो 409 होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। अगर बाय डिफॉल्ट बात की जाए तो 15 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्ड टेक्स्ट शुड शोड इन एक्टिव सेल एज वेल एज, जो हमारा टाइप्ड टेक्स्ट होता है वो एक्टिव सेल के साथ साथ कहाँ शो होता है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पर। एक्टिव बॉक्स में तो होगा शो, उसके बाद जो है वो और किस बॉक्स में शो होता है अभी हाल ही में मैं आपको बता के हटाऊँ। अगला क्वेश्चन आता है कि विच बार शो द यूज्ड फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड एक्टिव सेल। अब हमने कौन सा फॉर्मूला एक्टिव बॉक्स में लगाया है, इस बात की
ज्ञाता या इस बात का पता हमें कहाँ से चलेगा, तो वो हमें जो है वो फॉर्मूला बार से चलेगा पता, कि हमने एक्टिव बार के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो उसका पता हमें कहाँ से चलेगा, फॉर्मूला बार से चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल का ओल्ड वर्जन है उसमें हमारे पास जो है वो 256 कॉलम होते हैं। बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। न्यू वर्जन में कितने कॉलम होते हैं वो आपने जो है वो कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर ये कौन सी जो है वो फंक्शन की कैटेगरी नहीं है, ये आपने मुझे बताना है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एम एस एक्सेल। तो डाटा सीरीज की बात की जाए तो ये हमारे पास कोई फंक्शन की कैटेगरी नहीं होती। फाइनेंशियल हमने पीछे देखी थी, टेक्स्ट भी देखा था और लॉजिकल भी देखा था। फाइनेंशियल भी देखी थी हमने जब हम फॉर्मूला के अंदर गए थे, तो वहाँ पर हमने इंसर्ट फॉर्मूला के अंदर जो लास्ट कैटेगरी देखी थी, तो वो हमारी जो थी फाइनेंशियल की थी। कुछ इस तरीके से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फाइनेंशियल की जो हमने वो कहाँ देखी थी। तो फाइनेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हमने जो फाइनेंशियल की देखी थी, टेक्स्ट भी देखा था, लॉजिकल भी देखा था। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल भी देखा था, टेक्स्ट भी देखा था और लॉजिकल भी देखा था। परंतु अगर बात की जाए हमारे किसकी, अगर बात की जाए यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन था कि हमने कौन सी वैल्यू नहीं देखी थी, तो लास्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए यहाँ पर हमने जो नहीं देखा था वो था हमारे पास डाटा सीरीज। तो डाटा सीरीज जो था हमारे पास वो ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला था। अगर हम यहाँ पर किसकी बात देख लें, अगर हम पर फंक्शन की कैटेगरीज को देख लें तो कंपैटिबिलिटी हमें देखने को मिल जाएगी, क्यूब देखने को मिल जाएगा जिसमें कि हम गिवन वैल्यू का क्यूब देखेंगे, डाटाबेस देखने को मिल जाएगा जिसमें कि हम रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है, फॉर्मेट एक्सेल की फॉर्म में जो रिकॉर्ड स्टोर होता है डाटाबेस कहलाता है। डेट एंड टाइम को देख लेंगे, इंजीनियरिंग में देख लेंगे जहाँ पर कि कॉमनली इंजीनियरिंग की जो टर्म होती हैं वैल्यूज़ होती हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियली में जो फाइनेंशियली कैलकुलेशन होती है, जैसे कि आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो आपको फाइनेंशियल में दिखेंगी। इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको पर्टिकुलर जो सेल है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कंटेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखने को मिल जाएगी। लॉजिकल के अंदर आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न वैल्यूज़, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ट्रू फॉल्स, यस नो, या फिर इफ़, या फिर नॉट, और बुलियन जो वैल्यूज़ है वो देखने को मिल जाएगी। लुकअप एंड रेफरेंस में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। प्रोवाइड रेफरेंस की कहाँ से रेफरेंस लिया है, जैसे कि 3 प्रकार के रेफरेंस देखने को मिलते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड एफ रेफरेंस, तो वो आपको लुकअप एंड रेफरेंस में देखने को मिल जाएगी। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट, कोस, थीटा वैल्यूज़, ये वैल्यू देखने को मिल जाएगी। स्टैटिक्स में आपको जो है वो स्टैटिकल कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी और टेक्स्ट में आपको जो है वो टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएगी। ये आपको जो है वो किसकी भला फंक्शन की कैटेगरी देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। जो हमारा चार्ट है वो एक पर्टिकुलर रीजन को जो है वो घेर रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है जो एक चार्ट जो है वो घेर रहा है, या फिर एक चार्ट जो है वो उसको फिलअप कर रहा है, तो उसे जो है वो चार्ट एरिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज्ड टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। एम एस एक्सेल की हमने विंडो क्लोज करनी है, एम एस एक्सेल के पेज को ना क्लोज करके विंडो को क्लोज करना है, तो उसके लिए अल्टरनेट प्लस F4 का उपयोग किया जाएगा। अगर एम एस एक्सेल के वर्किंग पेज को हमने बंद करना है तो उसके लिए CTRL कंट्रोल प्लस F4, और अगर हमने एम एस एक्सेल को ही बंद करना है तो अल्टरनेट प्लस F4 विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है, एन डैश इज अ सीरीज ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट सेल इन अ कॉलम और रो और रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल। आपके पास किन्हीं 2 सेल की कोई सीरीज़ है, या 2 से ज़्यादा सेल की, या फिर 2 से ज़्यादा एक साथ इकट्ठे सेल की कोई सीरीज़ है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो बेसिकली क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। ना उसे लिस्ट कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है, ना ही एरिया कहा जाता है, उसे जो है वो एक रेंज कहा जाता है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं कि B4 to B6, तो ये क्या दिखा रहा है कि कॉलम हमारे पास क्या है, B है कॉलम, और उसकी रो की बात की जा रही है कि चौथी से छठी रो, तो ये हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, तो यही पूछा जा रहा है इसमें। अगला ऑप्शन है, अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद द, तो ये जो है वो हमेशा जो है वो इक्वल टू साइन के साथ बिगिन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू को दिखाएगा, तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है, उसे जो है डॉगनट चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, और उसे जो है वो पाई चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल इन टू वन सेल। सिलेक्टेड सेल है उनको किसी एक सेल में हमें जोड़ना है या मर्ज करना है, तो उसके लिए हम मर्ज ऑप्शन का ही उपयोग करें, तो मर्ज विल बी राइट वन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर द प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल। ऐसे प्रोग्राम जो प्री डिफाइंड किए जा रहे हैं, प्री आपको लोडेड किए जा रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर, उन्हें जो है वो हमें फंक्शन कहा जा रहा है, तो फंक्शन ऑप्शन नंबर C विल बी राइट वन।
अगला क्वेश्चन है एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो एक्सेल जो है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, तो .xlsx जो होती है हमारी, वो माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो फाइल एक्सटेंशन होती है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वर्कबुक 1 के नाम से जाना जाता है, बाय डिफॉल्ट होती है वर्कबुक 1 होती है। जब तक आप उसे नाम नहीं दोगे तो वो वर्कबुक 1 के नाम से सेव होगी। और ये हमें कहाँ दिखता है, तो ये जो है हमें वो टाइटल बार के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वर्कबुक 1.xlsx, वर्कबुक 1.xlsx। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो उसका यूज जो एनालिसिस के लिए भी किया जाता है, डाटा एंट्री के लिए भी किया जाता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए भी, अकाउंटिंग के लिए भी और बजटिंग के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। वर्कशीट की कलेक्शन को जो है वो वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी लाती है, तो 10, 48, 576। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10, 48, 576 ये इनकी जो होती है टोटल नंबर ऑफ रोज होती है नए वर्जन में। पुराने वर्जन में कितनी रोज हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आता है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने जो है वो देखने को मिलते हैं, तो 16 अड़ती 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 16,384, 16 अड़ती 4। अगले क्वेश्चन को पता चलती है व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर कॉलम की विड्थ कितनी होती है, तो 255 कैरेक्टर हम पहले ही देख चुके हैं, 255 कैरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन, तो 32,76,7 यानी कि 32,767 जो हैं वो कैरेक्टर होते हैं टोटल एक सेल के अंदर। तो एक सेल जो होता है हमारा वो 32,767 जो कैरेक्टर होते हैं उनको जो है वो होल्ड करके रख सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइपर लिंक्स कैन बी देयर इन द वर्कशीट। तो एक वर्कशीट के अंदर हमारे जो है कितने हाइपर लिंक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक वर्कशीट के अंदर हमें अगर हम देखा जाए तो 65,530 हाइपर लिंक होते हैं, 65,530 हाइपर लिंक। तो ये हमारी लिमिट होती है कि एक वर्कशीट के अंदर हम 65,530 हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, या फिर एज वेल एज इमेज की फॉर्म में हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स अंडू लेवल कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर आप अंडू कमांड या अंडू लेवल को जो है कितनी बार यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो शतक लगा चुके हैं यहाँ पर। तो 100 क्वेश्चन जो हैं यानी कि जो 100 बार हैं, 100 टाइम्स जो हैं हम वो अंडू लेवल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूजर्स कैन बी ओपन द फाइल एट द सेम टाइम। एक समय पर, वर्तमान समय में कितने प्रकार के यूज़र या कितने प्रकार के उपभोक्ता जो है वो एमएस फाइल को एक समान समय में खोल सकते हैं, तो 256 उपभोक्ता एक समय पर एक ही फाइल को एमएस एक्सेल की खोल सकते हैं। कितने, 256। ये भी जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि द फिल फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फॉर्मूलाज इन अ रेंज। अगर हमारा फिल फंक्शन है तो उसमें हमें कितने क्लिक करने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो उनके फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकें। तो फिल ऑप्शन के अंदर हम डबल हमें जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फिल हैंडल खुलेगा और वहाँ पर जाकर हम फॉर्मूला की रेंज को जो है वो ऑटो फिल कर सकेंगे। तो डबल क्लिक से जो है हमारा वो फिल फंक्शन ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल दो आर्गूमेंट्स रिलेटेड ट्रू फॉल्स इफ नॉट। तो हमारा कौन सा फंक्शन है हमारा जो वो ट्रू हमें वैल्यू देगा अगर हमारे सारे फंक्शन हैं वो ट्रू हैं, अगर फॉल्स हैं तो हमारी फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये हमारा जो होगा वो अगर ट्रू फंक्शन या फिर हमारे फंक्शन को देगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो एंड फंक्शन होगा। एंड फंक्शन हमारा क्या देगा, ये हमारी या तो ट्रू वैल्यू को देगा या फिर हमारे जो है वो किसको देगा, या फिर हमारे जो है वो फॉल्स को देगा अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ट्रू, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। तो एंड फंक्शन जो है यहाँ पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू गेट डेज, मंथ्स और ईयर बिटवीन टू डेट्स। दो डेट्स के बीच में, अगर कोई हमारे पास दो डेट दी गई है उनके बीच में कितने मंथ है, कितने ईयर है और कितनी हमारे पास डेज हैं, कितने घंटे हैं यानी कि कितने मिनट हैं, इनको बताने का हमारा जो है वो कार्य किसका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी डेट इफ़। डेट के साथ हमारा इफ़ लग जाएगा। इफ़ का मतलब है कंडीशन, कंडीशन हो जाएगी डेट के साथ, कंडीशन हो जाएगी डेट के साथ, इफ़ हो जाएगा कि हमारे पास दो कंडीशन दे दी गई हैं कि हमें जो है 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक के बीच में हमें पता करना है कि कितने दिन आते हैं। तो यहाँ हमारे पास इफ़ कंडीशन लग जाएगी। इफ़ का मतलब ही कंडीशन होता है। तो यहाँ पर टू डेट्स की अगर बात की जाए तो टू डेट्स हमारे पास कंडीशन है। तो उस कंडीशन के अंदर, उस डेट के अंदर कितने महीने हैं, कितने साल हैं, कितने घंटे, कितने आपके पास मिनट होते हैं, तो वो हमारे पास डेट इफ़ का ऑप्शन बताएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्सेल डैश फंक्शन रिटर्न द बूलियन वैल्यू फॉल्स। हमारे पास अगर कोई फॉल्स वैल्यू है तो वो हमारे पास जो है वो फॉल्स फंक्शन ही उसे देगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन।
अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एरर्स। एरर को ट्रैप करने के लिए या हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन सी जो है वो वैल्यू सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इफ़ एरर। इफ़ एरर कंडीशन आ जाएगी। इफ़ एरर का मतलब है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर किसी वैल्यू में एरर आता है तो वो हमारे पास उसे कैच कर लेगा और उसे ट्रैप कर लेगा। तो इफ़ का मतलब क्या ही होता है, कंडीशन होता है। अगर हमारे पास किसी वैल्यू के अंदर, कंडीशन के अंदर या किसी स्टेटमेंट के अंदर एरर है तो तभी ये काम करेगा। तो इफ़ एरर का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल नॉट एप्लीकेबल एरर। हैश एन ए एरर मतलब कि नॉट एप्लीकेबल एरर। तो हमारे पास जो है वो इफ़ एन ए एरर ये यहाँ पर कार्य करेगा। इफ़ एन ए एरर का मतलब क्या है कि अगर कंडीशन होगी, अगर नॉट एप्लीकेबल कोई एरर होगा तो ही ये कार्य करेगा, अदरवाइज ये कार्य नहीं करेगा। तो जहाँ पर भी आपका इफ़ लग रहा है तो आप समझ लेगा कि वहाँ पर जो है वो कंडीशन का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट वन आता है विट फंक्शन इज यूज टू गेट अ डेट एंड वर्क डेज इन अ फ्यूचर और पास्ट। भविष्य में और भूतकाल में जो आपकी डेट निकल चुकी है उनमें कितने डेट या मंथ निकले हैं या कितने समय निकला है उसको दिखाने के लिए आपका कौन सा वर्क काम आएगा। तो उसको दिखाने के लिए आपका जो है वो वर्क डे जो है वो कार्य करेगा। वर्क डे विल बी राइट वन। वर्क डे के जो हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपने ये चीज़ देखनी कि अगर आपको वर्क डे में दिया है कि आपका सैटरडे वर्किंग रहेगा तो आपके जो है वो मंथ में कितने दिन वर्किंग रहेंगे, 6 डेज का मंथ रहेगा। परंतु अगर आपके वर्क डे में आपको दिया गया है कि आपके पास मेंशन नहीं किया गया है कि सैटरडे आपका वर्किंग नहीं है तो आपके जो मंथ में कितने डे वर्किंग रहेंगे, आपके 5 डेज वर्किंग रहेंगे। यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका वर्किंग रहेगा और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। अगर आपके वर्क डे के अंदर जो वर्क डे के न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, क्वेश्चन ज़्यादा है, 200 क्वेश्चन है और टाइम आपका सिर्फ 2 घंटे का है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कमी देखने को मिल सकते हैं। परंतु समहाउ अगर आपको वर्क डे का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको स्टेटमेंट में दिया हो, मेंशन किया हो कि सैटरडे ऑफ है तो आपको जो है वो वीक किसका दिखाना है, आपको दिखाना है वीक मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि सैटरडे ऑफ नहीं है तो आपको जो है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक का वीक दिखाना है। 6 डेज वीक रहेगा। अगर मेंशन किया है तो आपका 5 डेज वीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू मैच मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को आपको मैच करना है और रिटर्न में आपको क्या देना है कि जो वैल्यूज़ फर्स्ट टाइम मैच की गई है, आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को मैच किया है, मल्टीपल संख्याओं को जोड़ा है और आपको दिखाना क्या है कि जो सबसे पहले जुड़ेगी उसको आपने दिखाना। तो वहाँ पर स्विच फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। SWITCH स्विच फंक्शन का यहाँ पर उपयोग हम करेंगे ताकि मल्टीपल वैल्यूज़ जो आपकी जुड़ी हैं या आपकी रिटर्न हुई हैं उसमें से वो फर्स्ट वैल्यू को ही आपका आंसर में देगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ एंड टुडे। तो अगर आपके पास आपने ऐसे कौन सा फंक्शन है जो आपको दिखाएगा कि डेट, ईयर और मंथ आपका कौन सा। तो जो डेट फंक्शन होता है आपके पास ये आपको दिखाएगा कि जो डेट है, ईयर है, मंथ और डे है ये कौन सा है। अगले क्वेश्चन को चलते कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम फॉर्मूला या ऑटो सम की भी बात कर सकते हैं। अगर ऑटो सम या सम फॉर्मूला को दिखाना तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो अल्टरनेट प्लस इक्वल टू, इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा अगर हमारे पास सम फॉर्मूला हमें दिखाना है या फिर ऑटो सम को यूज़ करना है। ऑटो सम फंक्शन है उसको भी यूज़ करने के लिए अल्टरनेट प्लस इक्वल टू का साइन होगा और सम फॉर्मूला को भी यूज़ करने के लिए अल्ट प्लस इक्वल टू के साइन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होगा उसको जो है वो देखने के लिए आपके पास किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 जब हम दबाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है हमें वो देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार। तो हमने क्या करना है कि जो एक्टिव सेल है उसके ऊपर वाले जो सेल है उसकी वैल्यू को फॉर्मूला बार में कॉपी करना है। हमारे पास सपोज कीजिए 2 हमारे पास सेल दिए गए हैं, ये सेल हमारे पास दिए गए हैं, तो ये हमारे पास जो है आपका वो एक्टिव सेल हो गया, ये हमारे पास जो है वो एक्टिव सेल हो गया। परंतु हमें जो वो इस सेल की वैल्यू है इसको जो है वो फॉर्मूला बार में कॉपी करना है। तो उसके लिए जो है हम वो किसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है हम वो उपयोग करेंगे, वो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट्स का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कोमास का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल इन्वर्टेड कोमास। इसके लिए कब करेंगे, जब हमारे पास एक्टिव सेल को ही दिया गया है तो उस सेल के ऊपर वाले सेल की वैल्यू को हमने फॉर्मूला बार में कॉपी करना है। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी अ फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला हमने कॉपी करना है, किसके लिए, द सेल अबव द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल के ऊपर वाले के लिए हमने जो फॉर्मूला जो है वो कॉपी करना है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करने की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी करने की बात की जा रही है, पीछे जो था हमारे पास वो वैल्यू कॉपी करने की बात की जा रही थी, परंतु अब हमने जो है वो फॉर्मूला कॉपी करना है, उसके लिए हम जो किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर हमने वैल्यू करनी है तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डबल इन्वर्टेड कोमा, और अगर हमने फॉर्मूला लगाना है तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। अगर हमने जो है वो खाली फॉर्मूला को दिखाना है, हमने वैल्यू को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे खाली, देखिए सिर्फ फॉर्मूला है, ना ही कोई वैल्यू है ना ही कोई रेंज है, तो फॉर्मूला के लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा खाली फॉर्मूला के लिए। अगर हमने जो है वो फॉर्मूला दिखाना है ना वैल्यूज दिखानी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और अगर हमने जो वो कॉपी करना है वैल्यू के लिए तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल इन्वर्टेड कोमा। तो इन चीज़ों का आप याद रखिए, छोटी सी माइनर चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। अगर हमने कॉलम और रो को फिक्स करना है तो उसके लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, और उसके लिए हम जो है वो डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, जो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसमें देखिए कहीं पर भी जो है वो डॉलर का साइन का उपयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ना ही हमारी जी कॉलम और सेकंड रो फिक्स है, ना ही हमारा जो एच कॉलम और सेकंड रो फिक्स है। उसके बाद मिक्स सेल रेफरेंस की बात की जाएगी, तो यहाँ पर देखिए मिक्स सेल रेफरेंस में डॉलर एफ और एस दिया गया है, डॉलर एफ और एस। इसका मतलब जो हमारा डॉलर एफ कॉलम है वो तो हमारा फिक्स है, परंतु रो फिक्स नहीं है, रो चेंज हो सकती है। उसके साथ ये देखिए लास्ट में कि जी $1, मतलब कि जी कॉलम है वो फिक्स नहीं है, वो मूव हो सकता है, परंतु जो फर्स्ट रो है वो फिक्स हो चुकी है। ये हमारा जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मतलब कि फर्स्ट रो भी हमारी जो फिक्स है और फर्स्ट कॉलम भी फिक्स है, फर्स्ट कॉलम भी फिक्स है और फर्स्ट रो भी फिक्स है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ना ही रो और ना ही कॉलम फिक्स है। मिक्स सेल के अंदर या तो रो फिक्स होगी या कॉलम फिक्स होगा, और एब्सोल्यूट के अंदर दोनों हमारे फिक्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट अ मैक्रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर हमें मैक्रोज डालने हैं, तो उसके लिए आप सभी को पता है कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द फंक्शन राउंड। अब आपको राउंड फंक्शन दिया गया है, इसकी 2 डेसिमल प्लेस के लिए आपको करेक्ट वैल्यू क्या देखने को मिली। तो इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर देखिए 2 वैल्यूज आपको दी गई है राउंड की, डेसिमल के बाद आप 2 वैल्यू को देखिए 2 3, तो 2 3 को आपको नहीं छेड़ना है, उसके बाद की वैल्यू आपने देखनी है, थर्ड वैल्यू 4 है, तो 4 हमारी 5 से कम है इसलिए 0 हो जाएगी, 5 से कम है इसलिए 0 हो जाएगी। अगर 5 या उससे ऊपर हो जाएगी तो 10 हो जाएगी, तो 5 से कम है 0 हो गई, तो यहाँ पर हमारी क्या है जो हो जाएगी, ये 23 की 23 रहेगी, तो 23 विल बी राइट वन। ठीक है जी, 4 हमारी वैल्यू है। देखिए 2 डेसिमल प्लेस के बारे में पूछ रहा है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 2 डेसिमल प्लेस के बारे में पूछ रहा है, तो 23 आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर 23 हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 दिया गया है, तो 4 को हमने क्या काउंट करना है कि 4 5 या 5 से ऊपर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ऊपर होगा तो जो 23 है उसका 24 हो जाएगा। अगर 5 या 5 से नीचे है तो 23 का 23 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर राउंड वैल्यू दी गई है हमारे पास। ठीक है जी, राउंड वैल्यू दी गई है 1.9867। अब आपको मुझे बताने कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं कि विच फीचर इज यूज टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर एक हमारा कोई सेल है, उसके अंदर हमारा इतनी कंटेंट या इतना टेक्स्ट है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसको दूसरी लाइन में या मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रैप टेक्स्ट होता है हमारे पास। रैप टेक्स्ट होता है, उस ऑप्शन का हमारे पास उपयोग किया जाता है एक लंबी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई रैप टेक्स्ट ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो है वो शॉर्टकट की क्या होगा, तो अल्टरनेट प्लस H प्लस W, अल्टरनेट प्लस H प्लस W। एक बार दोबारा हम डिस्कस करते हैं कि जो रैप टेक्स्ट होता है, आपके पास कोई लंबी स्ट्रिंग है, काफ़ी ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में तोड़ने के लिए, एक स्ट्रिंग को 2-3 लाइन में तोड़ने के लिए आपके पास क्या होता है, वो रैप टेक्स्ट का उपयोग होता है। परंतु रैप टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा अप्लाई होता है, तो अल्टरनेट प्लस H प्लस W। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि विच फीचर इज यूज टू रोटेट द टेक्स्ट ओरिजिनली डायगनली और वर्टिकली ऑन द सिलेक्टेड सेल।
पर्टिकुलर सेल के अंदर हमने जो है वो टेक्स्ट को या तो हमने रोटेट करना है, कैसे करना है, या तो डायगनली करना है या वर्टिकली करना है, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट सेल के ऊपर जाएंगे, सेल को एक्टिव करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो राइट माउस या राइट फिंगर को क्लिक करेंगे माउस की, वहाँ पर जो है ओरिएंटेशन का साइन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम जो है वो डायगनली या फिर वर्टिकली जो है वो टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेप फॉर प्रोटेक्टिंग अ शीट बाय पासवर्ड। हम अपनी शीट में जो है या फिर जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं उसे जो हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए पासवर्ड कैसे लगाएंगे हम। अगर हमने अपनी शीट के अंदर पासवर्ड लगाना तो हम क्या करेंगे कि रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक ऑन प्रोटेक्ट के ऊपर जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जो है हमारा वो पासवर्ड लग जाएगा। पर्टिकुलर अगर सपोज कीजिए हमारी कोई ऐसी वर्कशीट है जो हमारी सीक्रेट है, सीक्रेट कार्य हम कर रहे हैं, तो हर कोई आदमी आके उस शीट को ना खोल ले। ये बेसिकली देखा जाता है कॉमन डेस्कटॉप के ऊपर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन डेस्कटॉप है और आप की अपनी वर्कशीट के ऊपर आप कार्य कर रहे हो, तो आप उसे जो है वो क्या कर सकते हो, आप उसे जो वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है वो रिव्यू ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा और प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन आर अवेलेबल। चार्ट ऑप्शन किसके अंदर अवेलेबल होता है, तो इंसर्ट जो हमारा ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारा चार्ट ऑप्शन F अवेलेबल होता है। उसके अलावा F11 की सहायता से भी हम जो है वो चार्ट को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हमारा चार्ट MS एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए फाइल का हमें ऑप्शन दिख गया, होम का दिख गया, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट के ऑप्शन जाने के बाद हम रिकमेंडेड चार्ट जब हम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। रिकमेंडेड चार्ट जब देखते हैं तो वहाँ पर जाकर हम चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाकर चार्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चार्ट टाइप इज यूज टू शो द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइल। तो इसके लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनको प्रोपोर्शन दिया जा रहा है, तो इस तरीके का चार्ट हमारा जो होता है वो डॉगनर चार्ट कहा जाता है, जिससे कि पाई चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर हमारा जो टेक्स्ट फंक्शन कौन सा नहीं है, तो कोड भी है, क्लीन भी है और कैरेक्टर भी है, यानी कि CHER भी है। तो जो DB है डाटा बेस है, ये हमारा जो है वो DB करके कोई हमारा जो है वो टेक्स्ट फंक्शन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू गेट द डिस्काउंट रेट फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए डिस्काउंट रेट हमारा फाइनेंशियल के अंदर आता है, तो ये हमारे पास अगर हमें डिस्काउंट रेट पता करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो DISC फंक्शन का हम उपयोग करेंगे अगर हमने जो है वो डिस्काउंट रेट का पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल जिसकी कमेंट ऐड करना है, कोई सेल है उसके अंदर हमें कमेंट ऐड करना है, जैसे कि सेल टिप भी कहा जाता है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। हमने जो है वो अगर न्यू कमेंट डालना है किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर या हमने इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जो है हम वो किस का उपयोग करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F2 का उपयोग हम किस लिए करेंगे अगर हमने न्यू कमेंट कोई ऐड करना है। शिफ्ट प्लस F2 का हम उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू शीट इन करंट वर्कबुक। करंट वर्कबुक के अंदर आपको न्यू शीट डालनी है, उसके लिए तो CTRL Ctrl+M का उपयोग किया जाएगा, Ctrl+M का उपयोग, उसके साथ ही शिफ्ट प्लस F11 अगर आपके पास सिंपल F11 हो जाएगा तो चार्ट उसमें ऐड हो जाएगा, परंतु शिफ्ट प्लस F11 के साथ हमारा जो है वो करंट वर्कबुक में एक नई शीट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन अलाउज यू टू डिस्प्ले ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 0 इन रेड कलर इन MS एक्सेल। तो यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है कि हमें ऐसे नंबर शो करने हैं भैया, ऐसे नंबर को रेड करना है जो लाल रंग के हैं। जिन नंबर का कलर रेड होगा वो हमारे कैसे होंगे, 0 से छोटे होंगे और नेगेटिव नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन दी है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया सजाना, ब्यूटी पार्लर करना टेक्स्ट को ब्यूटी पार्लर में भेजना, फेशियल करना इसको ऊपर सजाना, इसे बॉर्डर देना, इसको कलर देना। तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब हो सकता है ब्यूटी पार्लर करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, फेशियल करना, इसका फेस मसाज करनी, तो होता है फॉर्मेटिंग। और कंडीशन को लगा दी यहाँ पर, मतलब कि भैया 0 से नेगेटिव नंबर होने चाहिए और रेड होने चाहिए सारे, तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है अंडर विच मेनू वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर है तो किस के अंदर आपके जाएंगे, तो अगर हम देखें तो हेडर और फुटर की बात की जाए कि किस मेनू के अंदर हमारा जो है वो हेडर और फुटर देखने होंगे, तो इंसर्ट फंक्शन होता है, उसके अंदर ही हमारा जो वो हेडिंग या फिर हेडर और फुटर हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए हमारा जो है क्या है, ये इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमारा जो हम खोलते हैं तो यहाँ पर हमें जो है
वो टेक्स्ट के अंदर जाकर हेडर और फुटर देखने को मिल जाता है। इंसर्ट के अंदर ही हमें जो है वो हाइपर लिंक देखने को मिल जाएगा। इंसर्ट के अंदर ही मैं आपको बताया था कि चार्ट होता है, तो चार्ट भी हमें जो है वो इंसर्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। F11 के उपयोग करके भी हम चार्ट को खोल सकते हैं। इंसर्ट के अंदर ही हमें जो है वो टेबल देखने को मिल जाएंगे। इलस्ट्रेशन इंसर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब जिन भी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम MS एक्सेल के अंदर इंक्लूड करेंगे वो सब हमारी जो है वो इंसर्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है शो हाइड ग्रिड लाइन्स ऑप्शन इज अवेलेबल। तो ग्रिड लाइन है उनको शो करना है, हाइड करना है, तो वो कहाँ दिखेगी? तो ग्रिड लाइन बेसिकली कहाँ होती है? ग्रिड लाइन हमारी MS एक्सेल के पेज में होती है। पेज लेआउट के अंदर हमें देखने को मिलेगी ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होती है? ग्रिड लाइन होती हैं इस तरीके की। ये हमारे पास सपोज कीजिए MS एक्सेल की शीट है। अब हमने एक रेंज सिलेक्ट कर ली। रेंज हमने क्या सिलेक्ट कर ली कि हमें जो है भाई यहाँ से यहाँ तक की सेल को हमने हाईलाइट करना है। तो ये हमारी जो ग्रिड लाइन है वो इस तरीके से हाईलाइट की फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये हमारी होती है ग्रिड लाइन। तो ये हमारी जो पेज लेआउट के अंदर आ जाएंगी, कुछ देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन अ नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल। जो टेक्स्ट हैं उनको नंबर की फॉर्मेट में कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन को न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर तो अगला क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में अगर आपके कोई एक्स्ट्रा स्पेस हैं उसको रिमूव करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो जैसे बाल होते हैं, हमारे बाल बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया? बोलते हैं कि भैया ट्रिमिंग करवा दो, पेड़ की जो है वो ट्रिम करवा दो। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे उसको भी डिलीट करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? ट्रिम फंक्शन का उपयोग करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हम ट्रिम जो है फंक्शन, ट्रिम टैब है या ट्रिम ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला टैब है सॉरी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो है वो ट्रिम ऑप्शन आता है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिया जाएगा कि रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। वर्ड के बीच में अगर कोई सिंगल स्पेस है तो उसको ट्रिम ना करके जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे जो है वो ट्रिम फंक्शन हमारा क्या करेगा? निकाल देगा कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट इज डैश द एनिमी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डबल स्पेस दिया गया है, तो इसे ट्रिम फंक्शन के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो देखा जाएगा। तो ये जो है हमारे वो इनपुट दिए गए हैं और ये जो है वो ट्रिम फंक्शन के बाद जो कन्वर्जन हुआ है वो इस तरीके से दिया गया है। दूसरा है अ स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर अ के बाद भी जो डबल स्पेस है, इन के बाद डबल स्पेस है, टाइम के बाद डबल स्पेस है, तो इन जा रहे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ड्यूअल स्पेस है, इनको हटाकर सिंगल स्पेस में कन्वर्ट किया गया है। तो ये हमारा जो है ट्रिम फंक्शन कार्य करता है। लगाना किससे आइडिया है? लगाना आइडिया है ट्रिमर से। ट्रिमर का काम होता है ट्रिम करना एक्स्ट्रा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सेल फॉर्मूलाज चार्ट टेबल्स शीट एक्सेट्रा इन द वर्कबुक। एक वर्क बुक के अंदर, एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर कितने टोटल सेल हैं, कितने फॉर्मूला यूज हुए हैं, चार्ट कितने यूज हुए हैं, टेबल और शीट कितनी हैं, उनको कैलकुलेट करने का काम हमारा किसका होता है? ये हमें जो है वो दिखाना है और ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा अगर हम ऑप्शन की बात करें कि टोटल किसको दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ। तो वर्कबुक स्टैटिक्स की बात की जाएगी, वर्कबुक स्टैटिक्स की बात की जाएगी तो ये हमें दिखाएगा कि एक वर्कबुक के अंदर कितने सेल हैं, फॉर्मूला कितने हैं, टेबल कितने, चार्ट कितने। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू हाइड एंड शो द हेडिंग्स। हेडिंग्स को हाइड और शो करना है तो भाई व्यू मीनू में जाएंगे, शो ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग के ऑप्शन को चुन लेंगे। व्यू मीनू होगा, उसके बाद शो ग्रुप में जाएंगे और हेडिंग को क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल टू अ टेबल विद इट्स ओन स्टाइल कन्वर्ट इन MS एक्सेल। तो एक रेंज ऑफ सेल को कन्वर्ट करके एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है टैब स्क्रॉलिंग बटन हमें क्या देती है? तो टैब स्क्रॉलिंग बटन, जो टैब स्क्रॉल का बटन होता है हमें क्या देता है? तो वो हमें क्या प्रदान करता है? तो वो करता है कि अलाउ यू टू व्यू एडिशनल शीट टैब्स। तो जो हमारे एडिशनल शीट हैं उनको देखने के लिए हमारा जो है वो टैब स्क्रॉलिंग बटन का उपयोग किया जाता है। एडिशनल जो एक्स्ट्रा शीट हैं उन शीट्स को देखने के लिए टैब स्क्रॉल बटन का उपयोग किया जाता है। बॉटम में लेफ्ट साइड को ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है द ऑटो कैलकुलेट फीचर। जो ऑटो कैलकुलेट फीचर है वो हमें क्या प्रदान करता है? तो प्रोवाइड्स अ क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑन अ रेंज ऑफ सेल। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल के अंदर कोई सेल दिए गए हैं, हमारे को कोई सेल की रेंज दी गई है, उसके अंदर हमें क्विक कैलकुलेशन करके बता देता है ऑटो कैलकुलेट फीचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इन्फॉर्मेशन को कट या डिलीट या फिर कट नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर एडिट करेंगे और कट फ्रॉम मेनू करेंगे तो इससे भी इन्फॉर्मेशन कट हो जाएगी, कट बटन के ऊपर जाएंगे यहाँ से भी हो जाएगी और कंट्रोल प्लस एक्स से भी हो जाएगी, परंतु कंट्रोल प्लस सी जो होगा ये कॉपी के लिए होता है ना कि कट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज हमारा कौन सा हो जाएगा। तो वीसी कैल्सी, वीसी कैल्सी है हमारा वो ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक्स कैन बी, जो हमारे हाइपर लिंक होते हैं वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं। वो हमारे टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और पिक्चर्स भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। ये हमारे जो है वो कुछ इस तरीके से हाइपर लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, http:// exceljet.net। तो ये हमारा जो है वो एक तरीके से हाइपर लिंक का ही एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है तो एक चीज़ और देखने वाली मिल जाती है कि जो हमारा हाइपर लिंक होता है जब हम उसे क्रिएट करते हैं, रेडी करते हैं, तो उसके नीचे जो है वो डॉटेड लाइन, हमें ब्लू कलर की डॉटेड लाइन देखने को मिलती है। हाइपर लिंक के अंदर क्या होता है कि ब्लू कलर की डॉटेड लाइन देखने को मिलती है। जो हाइपर लिंक होता है उसका कलर भी ब्लू हो जाता है और उसके नीचे जो डॉटेड लाइन देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू कॉपी डाटा फ्रॉम फॉर्मूलाज, डाटा और फॉर्मूला को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स, तो इसकी सहायता से भी हम जो है वो कॉपी कर सकते हैं। विद कमांड्स ऑन द शॉर्टकट मेनू, शॉर्टकट मेनू के अंदर जाके भी हमें कॉपी डाटा की कमांड मिल जाती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। विद बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी हमें कट और कॉपी के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। अब क्या करना है कि एक एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट या डाटा है उसके चार्ट को आपने जो क्या करना है कन्वर्ट करना है। क्या दे रहा है कि यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट HTML। अगर आपने अपनी वर्कशीट के डाटा को या अपने स्प्रेडशीट के डाटा को किस में कन्वर्ट करना है, HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और जो अपने डाटा हमारा किसका डाटा भला एक्सेल वर्कशीट का जो डाटा होगा उसे जो है वो HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के ऑप्शन के ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज, हमारी जो हर एक एक्सेल फाइल है उसे जो है वो वर्कबुक क्यों कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो हमारे पास शीट चार्ट भी होते हैं और वर्कशीट भी होती हैं। बिकॉज इट कैन कंटेन मैनी शीट इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स, यानी कि इसके अंदर हमारे जो वर्कशीट भी होती हैं और चार्ट शीट्स भी होती हैं, तो इसीलिए जो है वो इसे वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। हमने सेल के कंटेंट को एडिट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए डबल क्लिक करके हम जो है वो सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, F2 से भी हम एडिट कर सकते हैं और फॉर्मूला बार से भी हम एडिट कर सकते हैं, परंतु जो अल्टरनेट की है उसको प्रेस करके हम जो है वो एडिट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट वन। यहाँ पर थोड़ा एक और जानने वाली चीज़ है कि अगर हम होम को क्लिक करते हैं तो होम से क्या आएगा, मूव द एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द करंट फ्लो। करंट रो के अंदर जो पहला कॉलम होगा वहाँ पर जो है हमारा करंट रो के अंदर जो पहला एक्टिव सेल होगा वहाँ पर जो हमारा जो है वो कर्सर चला जाता है। उसके बाद एंड के ऊपर मूव्स द एक्टिव सेल टू द लास्ट कॉलम ऑफ द करंट रो। तो ऐसी रो जिसके अंदर हम डाटा डाल रहे हैं तो उसके लास्ट सेल के ऊपर हमारा जो है वो एंड के ऊपर चला जाएगा। अगर हम एंड को क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस होम, मूव द एक्टिव सेल रो टू द रो 1 कॉलम 1, तो रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट के ऊपर हमारा जो है वो एक्टिव सेल चला जाएगा। पेज अप, मूव द एक्टिव सेल अप टू 1 स्क्रीन, तो हमारा जो एक स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा एक्टिव सेल। और पेज डाउन या पेज कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव द एक्टिव सेल लेफ्ट ऑन स्क्रीन, तो मूव द एक्टिव सेल लेफ्ट 1 स्क्रीन। ये हमारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो डेस्टिनेशन भी होता है उसमें और यूज़र का आउटपुट डाटा भी होता है, सोर्स भी होता है, इनपुट भी होता है। देखिए जब इनपुट होगा उसके बाद तो हम आउटपुट दे पाएंगे, जब सोर्स होगा तो सोर्स ये बताएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होगा। इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्पज़ ऑफ फाइल ऑफ वर्कबुक, और वर्कबुक किस बारे में बनाई है, जो हमारी वर्कबुक है उसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इसमें इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, ये भी हो तो ऑल ऑफ द अबव। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है और इन्फॉर्मेशन भी होती है वर्कबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, जो हम किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो उसमें क्या कॉपी होता है। तो
एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन द न्यूली कॉपीड फॉर्मूला। तो जो हमारा एक्सेल होता है वो न्यूली कॉपीड फॉर्मूला के रेफरेंस को ऑटोमेटिकली एडिट कर देता है। अगर हमारे पास रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं होगा। रिलेटिव में हमारी रो और कॉलम फिक्स हो जाती हैं, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल इज यूज टू बिफोर अ नंबर टू मेक अ लेबल। लेबल, नंबर को हमने लेबल बनाना है या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एंटर डाटा इन अ सेल। एक सेल के अंदर हमने डाटा को एंटर करना है, तो उसके लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा? एरो की सहायता से भी हम जा सकते हैं, सेल के ऊपर डाटा को एंटर कर सकते हैं। टैब की सहायता से भी हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं। फॉर्मूला बार से भी हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, परंतु एस्केप के की को प्रेस करके हम डाटा को जो है वो एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स पुट इन अ सेल आर कॉल्ड। जो हम कमेंट डालते हैं सेल के अंदर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उस सेल टिप के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या फ्लोर फंक्शन मैप रियल नंबर टू। जो हमारा फ्लोर फंक्शन होता है, फ्लोर और सीलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन हो जाता है। तो जो फ्लोर फंक्शन होता है हमारा वो क्या बनता है? तो जो फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। और फर्श हमारा क्या होता है? नीचे। देखिए इस तरीके से हमारा फर्श होता है और इस तरीके से हमारा जो है वो छत होता है। तो फ्लोर का होता है नीचे होता है, तो नीचे का मतलब छोटी वैल्यू को बताएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट प्रीवियस इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट प्रीवियस इंटीजर विल बी राइट वन। फ्लोर फंक्शन मतलब स्मॉलेस्ट प्रीवियस इंटीजर। अगर सीलिंग फंक्शन की बात की तो सीलिंग कहाँ होती है? छत में होती है। और छत कहाँ होता है? छत ऊपर होता है। तो मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन, मतलब कि सीलिंग का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट प्रीवियस इंटीजर। ग्रेटेस्ट प्रीवियस मतलब प्रीवियस की मतलब नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आना चाहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेक्स्ट इंटीजर। यहाँ पर प्रीवियस लिखा गया है तो इसे आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए ग्रेटेस्ट न्यू इंटीजर, ग्रेटेस्ट न्यू इंटीजर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कैसा आता है कि फ्लोर 2.4 प्लस सीलिंग 2.9 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है कि भाई फ्लोर 2.4 प्लस सीलिंग 2.9 की वैल्यू क्या हुई। तो अगर हम फ्लोर देखें तो फ्लोर का मतलब क्या होता है? 2.4। 2.4 अब यहाँ पर दिया गया है, तो फ्लोर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो 2.4 से नीचे वैल्यू इंटीजर में कितनी आएगी? 4 से कम है तो इंटीजर में कितना आ जाएगा? नीचे। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, मतलब कि कम वैल्यू हमने लेनी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी सीधी, डायरेक्ट वैल्यू डेसिमल को हटा देंगे। और सीलिंग की जब बात की जाएगी, सीलिंग होती है ऊपर, तो 2 से ज़्यादा सीलिंग की वैल्यू है 2.9 से ज़्यादा जो वैल्यू कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। देखिए फ्लोर एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो हमारा फ्लोर होता है वो क्या रहता है? फ्लोर का मतलब है नीचे, मतलब कि कम। तो 2.5 को अगर हम डेसिमल से हटा के इसे राउंड वैल्यू में लें तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि कम वैल्यू हमने लेनी है। सीलिंग की अगर बात की जाए, सीलिंग मतलब ऊपर, छत, तो ऊपर का मतलब हम वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो 2.9 से सीधा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2.9 की जगह 2.4 भी होता तब भी हम इसे ऊपर ले जाते राउंड फिगर में। सीलिंग का मतलब ज़्यादा होता है, तो 2.4 से क्या हो जाता? सीधा 3 हो जाता, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती? 5 आ जाती। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स बोथ आर लेस देन 1 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीलिंग इज। यहाँ पर दिखा रहे कि एक्स और वाई हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों जो हैं वो 1 से कम हैं। अब x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो कौन सी वैल्यू ले लेंगे? हम क्या कर लेंगे? 1.9 ले लेंगे एक की वैल्यू, और दूसरी की वैल्यू हम 0.8 ले लेंगे। ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एक की वैल्यू क्या होगी? 1.9 और दूसरी की वैल्यू 1.8। अब इसे जो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.7 जो है इसका आ जाएगा। अब हमने क्या देखना है? यहाँ पर सीलिंग बता रहा है कि सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब कि हमें बड़ी वैल्यू देखनी है, तो राउंड फिगर में क्या आ जाएगा? 1.7 का 2 आ जाएगा, तो 2 विल बी राइट वन। इस तरीके से डील आउट किया जाएगा। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ करके इसे। देखिए आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर। तो एक्स और वाई क्या है? पॉजिटिव नंबर हैं। बोथ आर लेस देन 1 और दोनों 1 से कम हैं। तो आप क्या ले लीजिए कि क्या लीजिएगा? 1 से कम वैल्यू ले लीजिए। तो 1 से कम हमारा 0.9 ले लिया, 1 से कम वैल्यू, ठीक है जी। और दूसरे की हमने क्या ले ली? 0.9 दूसरे की ले लेते हैं। 0. कुछ भी ले सकते हो आप, 1 से कम होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ले ली 0.9 ले ली, उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे, तो प्लस करके क्या आएगा? 1.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर सीलिंग की वैल्यू हमें बतानी है। सीलिंग x + y कितना आ जाएगा? सीलिंग जब 1.8 की सीलिंग की बात की जाएगी तो सीलिंग का मतलब ऊपर होता है, तो 1 से ऊपर राउंड फिगर में 2 वैल्यू आएगी, तो 2 विल बी राइट वन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। जो काउंट ए फंक्शन होता है हमारा क्या सिलेक्ट करता है? तो काउंट ए होता है हमारा
वो काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल, जो हमारे नॉन एम्प्टी सेल होते हैं उन्हें जो है वो काउंट करता है, वेदर चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या वो न्यूमेरिकल हो। जो काउंट फंक्शन होता है सिंपल, वो हमारा जो है वो न्यूमेरिकल फंक्शन को क्लिक करता है, काउंट ए हमारे नॉन एम्प्टी सेल को करता है, और जो काउंट एम्प्टी होता है वो हमारे सिर्फ एम्प्टी सेल को काउंट करेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अ सर्कुलर रेफरेंसेस, जो हमारा सर्कुलर रेफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है। तो अ फॉर्मूला दैट एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इटसेल्फ। तो ऐसा फॉर्मूला जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद अपने ऊपर ही डिपेंड होता है, वो हमारा जो होता है वो सर्कुलर रेफरेंस उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप कंडीशन किसके अगेंस्ट चेक कर सकते हो, जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तो हम जो है वो सेल वैल्यू के अगेंस्ट भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और फॉर्मूला के अगेंस्ट भी। तो बोथ ऑफ द अबव, इन दोनों के ऊपर जो है हम वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फंक्शन फ्लोर। अब फ्लोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोर 14,4। तो इसका मतलब क्या है, 14,4 का मतलब क्या है कि हमें 4 के टेबल पढ़ना है, और 4 का टेबल हमने कब तक पढ़ना है, जब तक 14 से कम वैल्यू ना मिले, क्योंकि फ्लोर का फंक्शन होता है कम नीचे के लिए, फ्लोर हमारा नीचे होता है। तो हमें 4 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक जो है वो वैल्यू हमें 14 से कम ना मिले। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो 16 हमारे पास ज़्यादा होगी, हमें किससे 14 से कम लेना है, तो 4 3 12, तो 12 विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला सम। ये हमें एक फंक्शन दिया गया, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस फंक्शन एक बार देख ले, तो 8/4/2/1 ये हमारे पास दिया गया है। उसके बाद 4-2 और 8-4/2। तो इसे जो हमें सॉल्व करना है, तो इसे जो है वो सॉल्व करने का क्या तरीका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/8, यानी कि 1 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद 8-4/2, ठीक है जी। 8-4 एलसीएम इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर। 16-4 12/2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 6 आ गई। अभी से जो हम सिंपल सा प्लस कर देंगे, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 और एक 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 9 विल बी राइट वन। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फ्लोर फंक्शन। अब यहाँ पर फ्लोर फंक्शन देखिए दिया गया है, फ्लोर 34,5। अब हमें 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है जो 34 से कम हो वैल्यू आनी चाहिए। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। तो 35 हमारा ज़्यादा हो गया, सीलिंग के लिए हो गया, फ्लोर के लिए हमें 34 से कम चाहिए। तो 5 6 30, तो 30 विल बी राइट वन। अगर इसकी जगह सीलिंग होता तो हम क्या करते, सीलिंग होता तो हम टेबल 34 से ऊपर का पढ़ते, 34 से ऊपर जाकर वैल्यू को स्टॉप कर लेते, 34 से ऊपर फर्स्ट वैल्यू होती। तो 34 से ऊपर कौन सी होती, 5 7 37। तो हमारे पास 35 वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही हो जाती, 5 7 35। तो हमारे पास सीलिंग के लिए 35 हो जाती और फ्लोर के लिए 30 वैल्यू हो जाती। ये कुछ आपके पास एक और स्टेटमेंट है कि इन एम एस एक्सेल रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड कॉलम्स आर नंबर्ड फ्रॉम ए। तो ये दिखा रहा है कि जो रो होती हैं वो 1 से डिनोट होती हैं, न्यूमेरिकल होती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। रोज रन हॉरिजॉन्टली, रो हमारी होती है वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, और जो वर्कशीट होती हैं हमारी, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ये आप सभी को पता है। जो रेंज कितनी होती है, 1 से लेकर 10 48 576 जो है वो हमारी रो की रेंज है, और कॉलम वर्टिकल होते हैं जिनकी की रेंज कौन सी है, ए से लेकर XFD तक, या फिर 1 से लेकर 16 4। तो ये हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चल पड़ते कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ सेल इन MS एक्सेल एंड टाइप 25। अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हो वहाँ पर 25 टाइप करते हो, तो वहाँ पर हम क्या देखने को हमें मिलता है, तो सिलेक्ट सेल विल शो द वैल्यू दैट इज कंटेंट इन B25। तो हमें जो है वो सिलेक्ट सेल क्या दिखाएगा, हमें सिलेक्ट सेल में वो वैल्यू देखने को मिलेगी जो हमारी जो है वो B25 यानी कि कॉलम नंबर B और रो नंबर 25 में जो वैल्यू होगी वो हमारी जो वो सेल में हमें शो हो जाएगी। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। इस वीडियो से बाहर आई होप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो है लगभग 300 के लगभग MS एक्सेल से MCQ कवर कर लिए गए हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताइए उनको जो है आपने वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी रही क्योंकि लास्ट वीडियो थी, और इसके बाद हम जो है वो MS पावर पॉइंट को शुरू करेंगे।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया हो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप मुझे बताइए कि 965 के बाद जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद क्या हमें जो है वो कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन बैच या फिर जो कंप्यूटर की थ्योरेटिकल बैच होता है उन क्लासेस को शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आपके भविष्य में भी जेईई के एग्ज़ाम आने ही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 965 के एग्ज़ाम के बाद आपके सिलेबस को दोबारा शुरू किया जाए, टॉपिक वाइज शुरू किया जाए सिलेबस को, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल की फॉर्म में दोबारा शुरू किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में भी इसके लिए हमें बताना और प्रिपरेशन अपनी चालू रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में जो न होने वाली हमारी प्रेजेंटेशन। टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय